स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें कोमल भलेश्वरी जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को कोमल भलेश्वरी जी के पॉइंट व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। वो रात को आती है, हाँ वो रात के अंधेरे में आती है, फिर वह किसी को भी नहीं छोड़ती। रात के 12 बजे दो आदमी एक लड़की के साथ कार में जा रहे थे। तीनों ने शराब पी हुई थी कि तभी उनकी कार के आगे वो भयानक सूरत वाली चुड़ैल आ जाती है। वो कार रोककर बाहर निकलते हैं कि तभी वो चुड़ैल उन दोनों आदमियों पर हमला कर देती है और अपने नाखून से उनकी छाती फाड़कर खून पी जाती है। वो लड़की कार में बैठ यह सब देख रही है और बेहोश हो जाती है। इस सड़क पर अक्सर ऐसी घटना होती रहती है, लेकिन रात के अंधेरे में उत्तराखंड का सुंदर पहाड़ शहर नैनीताल, जहां रास्ते के जंगल में अक्सर ऐसी घटना होती थी। कमाल की बात यह थी कि हादसा सिर्फ आदमियों के साथ ही होता जो किसी कुंवारी लड़की के साथ होता। आदमियों को तो वो चुड़ैल बेरहमी से कत्ल कर देती, लेकिन लड़कियों को कभी कुछ नहीं करती। आसपास के लोगों को तो इस रास्ते का पता था। वो लोग अंधेरा होने के बाद कभी उस रास्ते से नहीं जाते, लेकिन दूर से आने वाले अक्सर वहां फंस जाते। ऐसा ही एक बार उन दोनों ने भी वहां से गुजरने का योजना बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीलिमा और सचिन की। आज दोनों ने घर से भागने की योजना बनाई है, क्योंकि दोनों प्यार करने वालों के बीच जातिवादी की दीवार खड़ी है। नीलिमा ब्राह्मण परिवार से है तो सचिन क्षत्रिय। ऐसे में दोनों ही के घर वालों ने शादी से मना कर दिया। आज दोनों घर से भाग रहे हैं, जिसमें उनका साथ दे रहे हैं स्वाति और नितिन। चारों एक होटल में बैठे हैं। नीलिमा और सचिन घर से पैसे जेवर भी ले आए हैं। स्वाति और नितिन भी उनकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। नीलिमा और सचिन, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, गाड़ी में निकल जाते हैं। वो रोज रोज नए नए शहर में जाते हैं। अब वो नैनीताल जाने की योजना बनाते हैं और निकल पड़ते हैं। उसी खूनी रास्ते पर उन्हें वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो रास्ते में एक जगह रुककर खाना खाते हैं, फिर उसी रास्ते पर निकल जाते हैं। आधी रात हो चुकी है। नीलिमा और सचिन अपनी ही मस्ती में चले जा रहे हैं। दोनों ने नैनीताल में घूमने का सपने सजाए हुए हैं और उसके बाद घर जाकर घर वालों से माफी मांगने का सोचा है। नैनीताल में ही दोनों ने शादी करने का विचार बनाया है। चारों ओर घने जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। गाड़ी में तेज आवाज में गाने लगे हुए हैं कि तभी गाड़ी से कुछ टकराने की आवाज आती है। सचिन गाड़ी का ब्रेक लगाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि एक लड़की सफेद कपड़ों में पड़ी है। वह उसे देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि वो लड़की उसकी गाड़ी के नीचे आने से घायल हुई है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरने लगता है, नीलिमा उसे मना करती है और कहती है कि नहीं सचिन, नीचे मत उतरो, चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन सचिन नहीं मानता और गाड़ी से उतर जाता है। वो उस लड़की के पास धीरे धीरे जाता है और देखता है कि वो बेहोश पड़ी है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। वो जैसे ही उसके पास जाकर उसे हिलाता है तो वो लड़की अपनी भयानक आंख खोल लेती है। सचिन उसे देखकर अंदर तक डर जाता है और मुड़कर वापस जाने लगता है। लेकिन ये क्या, वो जिस भी दिशा में जाना चाहा, उसे हर दिशा में वही भयानक चुड़ैल दिखाई दे रही है। सचिन चीख कर नीलिमा को आवाज लगाता है, नीलिमा, नीलिमा मुझे बचाओ। नीलिमा भी दूर से उस चुड़ैल को देख रही है। उसका भयानक चेहरा देखकर नीलिमा का शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। लेकिन जब सचिन उसे आवाज देता है तो वह कुछ होश में आती है और पूरी हिम्मत के साथ गाड़ी से बाहर आती है। दूसरी ओर वो भयानक चुड़ैल सचिन की तरफ बढ़ रही है। उसके लंबे लंबे नाखून, भयानक चेहरा, सफेद कपड़े और लंबे खुले हुए बाल, उस पर उसकी भयानक हंसी।
कोई भी रात को देख ले तो अंदर तक डर जाए। वो चुड़ैल सचिन को बोलती है, तू क्या सोच रहा था कि तू इस लड़की को लेकर यहाँ से चला जाएगा और रूहानी तुझे जाने देगी? कौन रूहानी? मैं किसी रूहानी को नहीं जानता। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? प्लीज मुझे जाने दो। सचिन उस चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। कौन रूहानी? तू मुझे नहीं जानता? मैं रूहानी, इस जंगल की महारानी। यहाँ कोई मेरी इजाजत के बिना आ जा नहीं सकता है। यह कहकर रूहानी सचिन की ओर बढ़ने लगती है कि तभी पीछे से आकर नीलिमा उस चुड़ैल के सर पर जोर से एक बड़ा पत्थर मारती है। लेकिन यह क्या, पत्थर लगने से उसके सिर से खून निकलने तो लगता है, लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगती है। अब नीलिमा हिम्मत करके सचिन और रूहानी के बीच में आ जाती है। नीलिमा बोलती है, छोड़ दो हमें प्लीज, हमें जाने दो यहाँ से। तू जा यहाँ से लड़की, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रूहानी गुस्से में चिल्लाती है। अब वो सचिन को गर्दन से पकड़ लेती है। सचिन उस चुड़ैल से छुटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। नीलिमा एक बार फिर हिम्मत करके आगे आती है, लेकिन रूहानी उसे दूर धक्का दे देती है। नीलिमा दूर जाकर गिरती है। अब उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वो फिर से उठकर सचिन की मदद कर सके। वो दूर से ही मजबूर होकर अपने सचिन को मरते हुए देख रही है। रूहानी अपने दांत सचिन की गर्दन पे गाड़ देती है और उसका सारा खून पी जाती है। नीलिमा की आंख में आंसू हैं। अब रूहानी अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके बेजान पड़े शरीर को चीर देती है। उसके मुंह से सचिन का खून टपक रहा है। रूहानी जोर जोर से हंस रही है। मैंने अपना बदला ले लिया, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। नीलिमा की आंखों के सामने उसके सचिन को इतनी बुरी तरह मार दिया जाता है। वो चीख मार मार कर रो रही है, लेकिन वहाँ उसकी कौन सुनेगा। उसे एक एक पल सचिन के साथ बिताया हुआ याद आ रहा है। इतना भयानक मंजर देखकर नीलिमा बेहोश हो जाती है। नीलिमा को होश आता है। वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके मम्मी पापा उसके पास ही खड़े हैं। वो अपनी माँ से सचिन के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि बेटा सचिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह बुरी तरह रोने लगती है कि तभी उसे रूहानी का भयानक चेहरा याद आता है। वो चिल्लाने लगती है, माँ देखो सामने रूहानी खड़ी है, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। नीलिमा पागलों की तरह बोल रही है। नीलिमा की माँ सुमित्रा कहती है, नहीं बेटा सामने कोई नहीं है। नहीं माँ, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। उसने मेरे सचिन को भी मार डाला, अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। ऐसा बोलते बोलते नीलिमा फिर से बेहोश हो जाती है। उसके दिमाग में रूहानी का भयानक चेहरा डर बनकर बस चुका है। कुछ दिन बाद वो हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आ जाती है, लेकिन वो हर समय डरी और सहमी हुई रहती है। एक दिन उसकी सहेली स्वाति उससे मिलने आती है। नीलिमा उसे देखकर बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगती है और उसे गले लगाकर बोलती है, स्वाति उसने मेरे सचिन को मार दिया, वह मुझे भी नहीं छोड़ेगी, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। स्वाति उसे दिलासा देती है, नीलिमा जो हुआ उसे भूल जा। अब सचिन को गए हुए भी 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। तू भी उसकी यादों से बाहर निकल। जो हादसा तेरे साथ हुआ वह जगह यहाँ दिल्ली से बहुत दूर है। यहाँ कोई रूहानी नहीं आ सकती। लेकिन नीलिमा के दिमाग में तो रूहानी का डर बैठ चुका है। वो हर समय डरी और सहमी हुई सी रहने लगती है। स्वाति भी हर रोज नीलिमा से मिलने आती है। एक दिन उसे रास्ते में सचिन का दोस्त नितिन मिलता है। वह उसे नीलिमा की तबीयत के बारे में सब बताती है। नितिन भी स्वाति के साथ नीलिमा को देखने उसके घर आता है। नितिन नीलिमा की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। वो शांति मन से नीलिमा से उस रात की सारी बात पूछता है। नीलिमा भी उसे रूहानी के बारे में सब बताती है। यह सब सुनकर नितिन कहता है, नीलिमा मुझे अपने मरे हुए दोस्त की कसम है, मैं उस रूहानी से बदला लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जाने क्यों ना देनी पड़े।
नितिन की बात सुनकर स्वाति भी कहती है, नितिन मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों का अब एक ही मकसद है। नितिन कहता है, नहीं स्वाति, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। शायद तुम जानते नहीं नितिन कि मेरे पिताजी पुराने शिव मंदिर के बहुत बड़े आचार्य हैं। उन्होंने ऐसे कई भूत प्रेत को मुक्ति दिलाई है। उनसे कुछ विद्या मैंने भी सीखी हैं जो तुम्हारे और मेरे हम दोनों के काम आएगी। फिर हम तो उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलाकर एक पुण्य का काम ही करेंगे ना, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। स्वाति नितिन को समझाती है। नितिन भी उसे साथ चलने के लिए हाँ कर देता है और अपने घर चला जाता है उनसे आज्ञा लेने। नितिन अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। उसके पापा शहर के जाने माने उद्योगपति हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। नितिन घर जाता है, माँ को आवाज लगाता है। नितिन की माँ आती है, क्या हुआ बेटा? माँ मुझे सुबह घूमने जाना है दोस्तों के साथ, मेरा सामान पैक कर दो, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा। नितिन अपनी माँ नताशा से कहता है कि तभी नितिन के पापा राज सिंघानिया वहाँ आ जाते हैं। वह पूछते हैं, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है हमारे बेटे की? नितिन बताता है, पापा मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहा हूँ। राज अपने बेटे से कहते हैं, ठीक है जाओ, अपनी नई वाली गाड़ी ले लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारी जान बसती है तुम में, अपना पूरा ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। नितिन कहता है, जी पापा जी। नताशा नितिन और राज से कहती है, चलो पहले चलकर खाना खा लो, फिर तीनों मिलकर डिनर करते हैं। कौन जाने आगे यह तीनों एक साथ कब खाना खाएंगे बैठकर। दूसरी ओर घर जाकर स्वाति भी अपने पिताजी को सारी बात बताती है। वह उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटा तुम अच्छे काम से जा रही हो, ईश्वर तुम्हें जरूर सफलता देगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगले दिन सुबह ही नितिन स्वाति के घर आता है और उसे लेकर चल पड़ता है रूहानी की ओर। रास्ते में नितिन और स्वाति बिल्कुल खामोश बैठे हैं कि तभी स्वाति अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ सिर्फ अपनी दोस्त की ऐसी हालत का बदला लेने, लेकिन तुम इसे कुछ गलत मत समझ लेना। मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा स्वाति, लगता है तुम्हारे खुद के ही मन में कुछ है, तभी तो ऐसी बात कर रही हो। नितिन उसका मजाक उड़ाता है। स्वाति कहती है, जी नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ। तुम मुझे अकेली लड़की समझकर अबला मत समझ लो, इसलिए कहा मैंने। उसकी बात सुनकर नितिन जोर से हंसता है। नितिन स्वाति से कहता है, तुम और अबला, तुम्हें देखकर तो वह रूह भी डर जाएगी। उसकी बात सुनकर स्वाति को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले स्वाति नितिन को कुछ कहती है, नितिन गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। स्वाति नितिन से पूछती है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? नितिन स्वाति से कहता है, वो देखो सामने। स्वाति सामने देखती है कि ठीक गाड़ी के सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं। नितिन और स्वाति गाड़ी से उतरकर उनकी ओर जाते हैं और नितिन उस लड़के को कहता है कि रोकी यार, तू यहाँ कैसे? वो लड़का उसे बोलता है कि तूने क्या सोचा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेला चला जाएगा घूमने? मैं भी आ गया देख, अपनी तनु को लेकर। तभी स्वाति गुस्से में बोलती है, एक्सक्यूज मी, मैं इस नितिन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तभी नितिन स्वाति की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, रॉकी यार, अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि इस चुड़ैल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। यह बात सुनकर स्वाति भड़क जाती है, बोलती है, अगर मैं चुड़ैल हूँ तो तुम भी किसी भूत से कम नहीं हो। इस तरह दोनों में बहस हो जाती है। तभी रॉकी उन्हें बीच में ही रोककर वहां जाने की वजह पूछता है और नितिन उसे सारी बात बताता है। अब रॉकी कहता है, तो ठीक है ना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, एक साथ जाएंगे तो वो रूहानी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। यह कहकर वो अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को देकर एक ही गाड़ी में निकल जाते हैं।
रूहानी से सामना करने। वो चारों निकल पड़ते हैं एक खतरनाक रास्ते पे। कोई नहीं जानता आने वाले समय में क्या होने वाला है। रास्ते में नितिन खामोश सा गाड़ी चला रहा है तो रॉकी उससे पूछता है, क्या बात है, तू इतना खामोश क्यों है? नितिन जवाब देता है, मैं ये सोच रहा था कि तुम दोनों को साथ नहीं आना चाहिए था। रॉकी नितिन से हैरानी से पूछता है, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? नितिन कहता है, वहाँ तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। रॉकी, और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। रॉकी भी एकदम से जवाब देता है। दोस्त भी कहता है, और पराया भी कर दिया। हमने तो तेरे साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जब तूने नीलिमा की हालत को बताया तो सच मान बहुत बुरा लगा उसके लिए। आगे आने वाले समय में ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए हम तेरी मदद करना चाहते हैं। बात रही तनु की तो वह मुझसे अलग थोड़ी ही है। मैं तेरे साथ अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ और वह मेरे साथ अपना प्यार। रॉकी उसे समझाता है। ऐसे ही चारों बात करते हुए नैनीताल की ओर बढ़ते हैं और शाम तक अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। शाम को वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे नीलिमा के साथ घटना हुई थी। उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। तब वो गाड़ी में कुछ और किलोमीटर आगे जाते हैं जहां उन्हें एक पुराना मंदिर दिखता है। वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। मंदिर बहुत ही विशाल है और वहां पर भोलेनाथ की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। वह चारों वहां माथा टेकते हैं और वहां के पुजारी से उस जंगल के बारे में पूछते हैं। पुजारी उन्हें बताते हैं कि पहले यह जगह बिल्कुल शांत थी, लेकिन पिछले 20-25 सालों से यहाँ ऐसी घटना होने लगी है। कमाल की बात यह है कि जो भी बुरी आत्मा ऐसा काम करती है वह सिर्फ आदमियों को निशाना बनाती है, वो भी उन पुरुषों को जो किसी कुंवारी लड़की के साथ होते हैं। लड़कियों को तो एक खरोट तक नहीं आती। यह बात सुनकर स्वाति भी कहती है कि इससे यह बात साफ हो गई कि खतरा सिर्फ नितिन और रॉकी को है। मुझे और तनु को वहाँ कोई खतरा नहीं है। पुजारी से इजाजत लेकर वो चारों वहीं रुक जाते हैं। रात का समय है। चारों भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। पुजारी उन्हें प्रसाद देते हैं और उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। चारों के माथे पर भोलेनाथ की मंत्रित भस्म लगाते हैं और थोड़ी भस्म एक पोटली में डालकर देते हैं। अब स्वाति आगे आती है और 3 लाल धागे निकाल के उन तीनों को देती है। स्वाति उन्हें कहती है कि यह धागा मेरे पिताजी ने दिया है उस चुड़ैल से रक्षा करने के लिए। वह तीनों वो धागा पहन लेते हैं। बिल्कुल वैसा धागा स्वाति के गले में भी है। वो चारों रात को उसी रास्ते पे निकल पड़ते हैं। चारों के मन में अब डर भरा हुआ है। तभी स्वाति चुप्पी तोड़ते हुए कहती है कि देखो, अगर किसी के मन में भी यहाँ आने का पछतावा है तो वह अभी भी वापस जा सकता है। वह मंदिर में रुक सकता है और वापसी में हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तभी नितिन गुस्से में बोलता है, क्यों, एक तुम ही बहादुर हो क्या हम सब में? अगर तुम अपने दोस्त की हालत का बदला लेने आई हो तो मुझे भी अपने सबसे अच्छे दोस्त सचिन की मौत का बदला लेना है। तभी रॉकी कहता है, मौज मस्ती अपनी जगह है, लेकिन जहाँ अपना दोस्त खतरे में हो वहाँ हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तनु भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। चारों उसी जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ नीलिमा बेहोश मिली थी। नितिन कहता है कि पुजारी जी ने तो यही जंगल बताया था, लेकिन यहाँ तो सब शांत है। उनकी गाड़ी घने जंगलों में दौड़ रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि रूहानी की नजर से इस जंगल में कुछ नहीं बच पाया। तभी रूहानी उन्हीं की गाड़ी की डिक्की में बैठी थी। थोड़ी आगे जाकर नितिन को लगता है जैसे गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई हो। वह चाहकर भी ब्रेक नहीं लगा पा रहा था। नितिन घबराकर बोला, यह नई गाड़ी के ब्रेक कैसे फेल हो सकते हैं? वह चारों घबरा जाते हैं। तभी उन्हें गाड़ी में हंसने की बहुत भयानक आवाज आने लगती है। वह समझ जाते हैं कि रूहानी उन्हीं की गाड़ी में बैठी है।
नितिन गाड़ी का संतुलन खो बैठता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन किसी को ज्यादा चोट नहीं आती। रूहानी उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है, मैं हूँ रूहानी, इस जंगल की महारानी। तुम क्या सोचे कि मेरी नजर से बचकर निकल जाओगे? नहीं हो सकता ये। नहीं बचोगे मुझसे। स्वाति थोड़ी हिम्मत दिखाती है और आगे आकर रूहानी से पूछती है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें मारना चाहती हो? रूहानी बोलती है, तू चली जा लड़की, इस लड़की को भी ले जा। मुझे तो सिर्फ इन दो मर्दों से बदला लेना है। स्वाति कहती है, क्यों, इन दोनों ने ऐसा क्या किया है जो तुम इन्हें मारना चाहती हो? पहले हमें बताओ सब। रूहानी गुस्से में कहती है कि क्योंकि यह मेरे दुश्मन हैं। यह कहकर वो रॉकी की तरफ बढ़ती है कि तभी बीच में नितिन आ जाता है। उसे देखकर रूहानी की आंख से खून के आंसू बहने लगते हैं। वो पागलों की तरह रोने लगती है। नितिन को कहती है कि तू आखिर आज आ ही गया ना। मैं जानती थी मेरे सालों का इंतजार बेकार नहीं जा सकता। नितिन उसकी बात सुनकर बोलता है, कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। रूहानी यह बात सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तू मुझे नहीं जानता पापी। यह कह कि मैं तुझे नहीं जान पाई, लेकिन आज मैं तुझसे हर बात का बदला लूंगी। यह कहकर वो बाकी सबको भूल जाती है और नितिन की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो नितिन को उसकी गर्दन से पकड़ने लगती है तो उछलकर दूसरी ओर गिरती है। स्वाति नितिन को कहती है, नितिन तुम्हारे गले में अभिमंत्रित धागा है, इसलिए यह तुम्हें हाथ नहीं लगा पाई। वह चारों दौड़कर कार में बैठ जाते हैं। तनु उस चुड़ैल को देखकर इतनी घबरा जाती है कि कार में बैठते ही बेहोश हो जाती है। रूहानी गुस्से में उनकी कार की छत पे चढ़ जाती है और कहती है कि आज मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। अब स्वाति उन तीनों को कार में ही रहने को कहती है और खुद बाहर आ जाती है। वो रूहानी से कहती है कि तुम्हें इन लड़कों को ही क्यों मारना है, मुझे यह जानना है। तब रूहानी कहती है कि नहीं, मुझे और किसी लड़के को नहीं मारना, मुझे सिर्फ इस लड़के को मारना है जो गाड़ी चला रहा है। उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। वो चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं और रूहानी गुस्से में चिल्लाती है, मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। नितिन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रूहानी गाड़ी की छत पे चढ़कर लगातार गाड़ी को जोर जोर से लात मार के गाड़ी को हिलाए जा रही है। नितिन काफी कोशिश करके गाड़ी को स्टार्ट करता है। रॉकी को स्वाति भोलेनाथ की भस्म देती है जो मंदिर के पुजारी ने उन्हें दी थी। वह भस्म लेकर बाहर आता है और एक ही झटके में सारी भस्म रूहानी पे छिड़क देता है, जिससे वो तड़प कर गायब हो जाती है। अब वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर वो चारों गाड़ी में बैठकर मंदिर की ओर चले जाते हैं। कमाल की बात यह है कि उस जंगल से बाहर आके उनकी गाड़ी भी अपने आप ठीक हो जाती है। वो चारों मंदिर पहुंच जाते हैं। तब तक तनु भी होश में आ जाती है और चारों मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां पुजारी उन चारों का इंतजार कर रहे हैं। वो पुजारी को सारी बात बताते हैं कि तभी रॉकी पुजारी से कहता है कि बाबा, उस चुड़ैल का अंत हम सबने कर दिया। जो आपने भस्म दी थी मैंने उसके ऊपर छिड़क दी, जिससे वो तड़प कर गायब हो गई है। तभी पुजारी जी बोलते हैं कि अगर भस्म छिड़कने से ही उसका अंत होता तो मैं कब का कर चुका होता। रॉकी हैरानी से पूछता है, क्या मतलब है आपका बाबा? आप क्या कहना चाहते हैं? चुड़ैल का अंत नहीं हुआ अभी? हाँ, यही कह रहा हूँ मैं। पुजारी बोलते हैं, वह चुड़ैल भस्म से नष्ट नहीं हो सकती। उसकी शक्ति समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। वह इस भस्म से सिर्फ कुछ समय के लिए गायब हुई है। तभी स्वाति देखती है कि नितिन खामोश सा एक तरफ खड़ा है। स्वाति उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ नितिन, तुम इतने खामोश क्यों हो? नितिन चुप रहता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी स्वाति उसका हाथ
पकड़ के रोक लेती है। स्वाति नितिन से कहती है, नितिन प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतने खामोश हो। तभी वहाँ रॉकी और तनु भी आ जाते हैं। तभी नितिन कहता है, पता नहीं उस चुड़ैल का मुझसे क्या रिश्ता है। मुझे देखने के बाद उसकी आंख से जो खून के आंसू बह रहे थे वो यूं ही नहीं थे। मुझे उसमें बहुत दर्द छुपा हुआ दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत दर्द दिए हो। बस स्वाति, मैं इसी बारे में सोच रहा था। उसकी बात सुनकर स्वाति सोच में पड़ जाती है और कहती है, नितिन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वह तुमसे किस बात का बदला लेना चाहती है? तुमने ऐसा क्या किया है जो वह तुम्हारे पीछे पड़ी है? नितिन कहता है, यह तो मैं खुद भी नहीं जानता। मैं तो यहाँ आया भी पहली बार हूँ। क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो स्वाति? स्वाति कहती है, नहीं नितिन, मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकती हूँ। तभी रॉकी आगे आता है, यार तूने यह कैसे सोच लिया कि हम में से कोई भी तुझ पर शक कर सकता है? यह कहकर रॉकी नितिन को गले लगा लेता है। स्वाति और तनु भी देख रही हैं उन दोनों की दोस्ती। अब नितिन कहता है कि मैंने एक फैसला किया है। रॉकी पूछता है, कैसा फैसला? नितिन कहता है कि कल रात मैं अकेले रूहानी से मिलने जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि वह मुझे क्यों मारना चाहती है, और अगर मेरे मरने से उसे मुक्ति मिलती है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तभी स्वाति गुस्से में बोलती है, यह क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। हम एक साथ आए थे और जो करेंगे साथ ही करेंगे। तभी नितिन कहता है कि नहीं, मैं रूहानी से जानकर ही रहूंगा कि वो यह सब क्यों कर रही है। फिर चाहे जो भी हो, तुम सबको भी मेरी कसम है, तुम मुझे कल रात को वहाँ जाने से नहीं रोकोगे। मैं अब यह जानना चाहता हूँ कि उसका मुझसे क्या रिश्ता है, और मैं ये किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाहता हूँ। यह कहकर नितिन वहाँ से चला जाता है। रात का समय है। नितिन मंदिर के आंगन में अकेला खड़ा है कि तभी वहाँ स्वाति आती है। वह नितिन से पूछती है कि नितिन, तुम क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? नितिन जवाब देता है, मैंने रूहानी की आंखों में एक दर्द देखा है और मैं उस दर्द की वजह जानकर ही रहूंगा। स्वाति कहती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जान खतरे में डालो। नितिन उससे कहता है कि क्यों, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? स्वाति उससे कहती है कि जब हमने यह सफर शुरू किया था तो हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त मानने लगी हूँ। नितिन उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और जब स्वाति वहाँ से जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। स्वाति और नितिन वहाँ बात करने में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। दूसरी तरफ रॉकी अपने दोस्त नितिन की चिंता सता रही है। वह सुबह होते ही नितिन के पापा को फोन कर देता है और उन्हें सारी बात बता देता है। नितिन के माँ बाप को जब सारी बात का पता चलता है तो वो दोनों गाड़ी निकाल के तभी नैनीताल की ओर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ स्वाति अपने पिताजी को फोन पे सारी बात बताती है और वो उसे नितिन का साथ देने को कहते हैं। वो कहते हैं, बेटा, मैंने आज तक तुझे जितनी भी विद्या सिखाई है उसका इम्तिहान देने का समय आ गया है। तुम नितिन की रक्षा करोगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। धीरे धीरे दिन बीत चुका है और फिर से एक और भयानक रात आने वाली है। पुजारी को जब नितिन के फैसले का पता चलता है तो वह उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब रात हो चुकी है और नितिन जैसे ही मंदिर से अकेले जंगल जाने के लिए निकलने लगता है तभी स्वाति उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, नितिन, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नितिन देखता है कि स्वाति की आंख में जिद और आत्मविश्वास भरा है। वह चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता। अब नितिन और स्वाति फिर से निकल पड़ते हैं रूहानी की ओर।
दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठे हैं। नितिन स्वाति से पूछता है कि तुमने मुझे अकेले क्यों नहीं जाने दिया। स्वाति भी कहती है क्योंकि वहाँ मेरी नहीं तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए नहीं जाने दिया। नितिन फिर कहता है यह बात है या कुछ और। स्वाति पूछती है मतलब? कुछ नहीं, फिर बताऊंगा। नितिन और स्वाति थोड़ी ही देर में जंगल में पहुंच जाते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी नितिन स्वाति से पूछता है मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। बताओ स्वाति, कुछ बात है क्या मन में? स्वाति कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नितिन बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम चिंता मत करो स्वाति, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। नितिन स्वाति को तसल्ली देता है। स्वाति भी नितिन का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देती है। दूसरी ओर नितिन के माँ बाप नताशा और राज सिंघानिया रॉकी से फोन पे पता पूछकर सीधा मंदिर आ जाते हैं। रॉकी और मंदिर के पुजारी उन दोनों के साथ उनकी गाड़ी में ही जंगल के लिए निकलते हैं। तनु को रॉकी मंदिर में ही छोड़ आता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। वो चारों भी अब नितिन और स्वाति के पीछे आ रहे हैं। दूसरी ओर अब नितिन अपना हाथ स्वाति से छुड़ाकर कहता है स्वाति, मैं चलता हूँ। अगर जिंदगी रही तो तुमसे बहुत सारी बात दिल की करनी है। यह कहकर वो गाड़ी से बाहर आता है। नितिन जोर से चिल्लाता है रूहानी, कहाँ हो तुम? लो मैं आ गया तुमसे मिलने। ठीक उसके पीछे रूहानी खड़ी है जो नितिन से कहती है कि क्यों चिल्ला रहा है, मैं तो सालों से तेरा इंतजार कर रही हूँ। यह देख पीछे मुड़के नितिन मुड़कर रूहानी की ओर देखता है। उसकी आंख में गुस्सा भी है और दर्द भी। वह धीरे धीरे नितिन की ओर बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा है। ऐसा लगता है मानो आज वो नितिन को बहुत भयानक मौत देगी। नितिन खुद भी उसका भयानक चेहरा देखकर घबरा जाता है। जैसे जैसे रूहानी उसकी ओर बढ़ रही है वैसे वैसे नितिन के कदम भी पीछे हो रहे हैं। स्वाति की धड़कन भी बढ़ गई है। अब नितिन आत्मविश्वास के साथ एक जगह रुक जाता है और रूहानी से पूछता है कि रूहानी, तुम आज मुझे खत्म करने जा रही हो, लेकिन पहले सिर्फ एक बार मुझे मेरी गलती तो बता दो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे या और पुरुषों से इतनी नफरत करती हो। सिर्फ एक बार मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। रूहानी उसकी बात सुनकर रुक जाती है और कहती है तू सब जानता है। तूने क्या समझा कि मैं फिर से तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी? अब मैं वो सीधी सादी लड़की नहीं हूँ। यह कहकर वो नितिन की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो नितिन को हाथ लगाने जाती है कि तभी वो उसके हाथ लगाते ही दूर जाकर गिरती है। यह सब देखकर नितिन हैरान हो जाता है कि तभी स्वाति गाड़ी से बाहर आती है और कहती है नितिन, जो मेरे पिताजी ने धागा दिया था वो तुम्हारे गले में है और जब तक वो तुम्हारे गले में है यह चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह बात पिताजी ने मुझे आज फोन पर बताई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ भेजने को राजी हो गई थी। नितिन कहता है स्वाति, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है मैं जानता था, लेकिन अब मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ कि रूहानी को मुझसे इतनी नफरत क्यों है। यह कहकर वो खुद जैसे ही रूहानी की तरफ चला जाने लगता है कि तभी स्वाति उसका हाथ पकड़कर रोकती है और गले लगा लेती है। स्वाति कहती है नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी नितिन। नितिन उससे खुद से दूर करके रूहानी की तरफ बढ़ता है। रूहानी भी अब संभल गई है। वो अब और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है, तुझे क्या लगता है कि यह धागा तुझे बचा लेगा? नहीं, इस बार मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तभी नितिन कहता है मैं खुद यह धागा उतार देता हूँ। अगर मुझे मारने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा तो ठीक है, तुम मुझे मार सकती हो। यह कहकर नितिन जैसे ही अपने गले से धागा उतारने लगता है कि तभी स्वाति उसे रोकती है। स्वाति कहती है नहीं नितिन, प्लीज मेरे लिए ऐसा मत करो। नितिन कहता है स्वाति, मैं जानता हूँ
तुम मुझसे बहुत प्यार करने लगी हो। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात अब नहीं मान सकता। यह कहकर नितिन अपने गले से धागा तोड़कर फेंक देता है। नितिन अब खुद ही रूहानी की ओर बढ़ता है। रूहानी की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही है। तू आ ही गया मेरे पास। रूहानी का रूप अब बहुत ही भयानक हो चुका है और वो भी तेजी से नितिन की ओर बढ़कर उसे गर्दन से पकड़ लेती है। नितिन का दम भी घुटने लगता है। रूहानी के बड़े बड़े नाखून नितिन की गर्दन को लहूलुहान कर चुके हैं। स्वाति बेबस सी खड़ी यह सब देख रही है। तभी स्वाति को अपने पिताजी की कही बात याद आती है कि बेटी अगर तू चाहे तो जरूर नितिन की रक्षा कर पाएगी। स्वाति अब अपने गले का धागा निकाल कर रूहानी के माथे पर लगा देती है, जिससे रूहानी तड़प कर पीछे हो जाती है और नितिन उसके नाखूनों की कैद से आजाद हो जाता है। लेकिन रूहानी भी कहाँ हार मानने वाली थी। आज उसकी ताकत का सामना कोई नहीं कर सकता था। रूहानी अपनी आंखों से ही तेज हवा चला देती है, जिससे स्वाति के हाथ से वो धागा छूटकर दूर जाकर गिरता है। स्वाति और नितिन भी उस हवा में संभल नहीं पाते। अब रूहानी उस हवा को शांत कर देती है और फिर से नितिन को अपने नाखून से पकड़ लेती है। नितिन भी अब तड़पने लगता है। स्वाति फिर से उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। दूसरी ओर नितिन के पापा बहुत तेज गाड़ी चलाकर आ रहे हैं और जल्दी उस जंगल में पहुंच जाते हैं। नितिन अब पूरी तरह रूहानी की गिरफ्त में है। रूहानी जैसे ही अपने दांत नितिन की गर्दन में गड़ाने लगती है कि तभी वहां आकर नितिन के पापा गाड़ी रोकते हैं। वो चारों जब देखते हैं कि नितिन की जान खतरे में है तो जल्दी गाड़ी से उतरकर नितिन की ओर भागते हैं। नितिन के पापा जोर से चिल्लाते हैं, छोड़ दे दुष्ट आत्मा मेरे बेटे को। इस आवाज को सुनकर रूहानी का ध्यान नितिन के पापा राज सिंघानिया की तरफ चला जाता है। वह मुड़कर देखती है तो बस देखती रह जाती है। रूहानी के मुंह से बस इतना ही निकल पाता है तो फिर वो दोबारा नितिन की तरफ देखती है। दोनों हुबहू एक जैसे। रूहानी अब समझ जाती है कि जिसकी उसे तलाश थी वो नितिन नहीं उसके पापा हैं। वो नितिन को छोड़कर राज की तरफ मुड़ती है और कहती है, राजू पहचान अपनी रूही को। राज उसकी तरफ हैरानी से देखते रहते हैं और रूहानी जोर से हंस रही है। बाकी सब भी उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि राज का रूहानी से क्या रिश्ता है। रूहानी राज को देखकर जोर जोर से हंस रही है। उसका चेहरा खुशी और गुस्से से बहुत भयानक हो गया है। कभी वो हंसने लगती तो कभी वो जोर जोर से रोने लगती। इतना भयानक मंजर शायद ही किसी ने पहले कभी देखा होगा। नितिन और बाकी सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूहानी नितिन को छोड़ धीरे धीरे राज सिंघानिया की तरफ बढ़ने लगती है और जोर से बिजली चमक रही है। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। रूहानी फिर राज को देखकर बहुत प्यार से कहती है, राजू पहचानो अपनी रूही को। राज यह सुनकर अंदर तक कांप जाता है। वो कांपते हुए आवाज में रूहानी से पूछता है, कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते राजू? अपनी रूही को नहीं पहचाना तुमने? रूही यह बोलकर बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगती है और रोते रोते और भी भयानक रूप ले लेती है। उसका यह भयानक रूप देखकर सब वहाँ डर जाते हैं। नितिन हिम्मत करके अपने पापा राज से पूछता है कि पापा रूहानी आपको कैसे जानती है? प्लीज पापा हम सबको बताइए। मुझे जानना है कि आखिर रूहानी मुझे क्यों मारना चाहती थी। आपको राजू क्यों कहकर बुला रही है? लेकिन राज सिंघानिया के पास उसका किसी भी सवालों का जवाब नहीं था। वो डरे और सहमे हुए से एकटक होकर रूहानी को देख रहे थे। रूहानी भी उसे लगातार देख रही थी कि जैसे सालों का इंतजार आज पूरा हो गया हो। अब रूहानी आगे आती है और नितिन को कहती है कि नितिन मैं तुम्हें ही राजू समझ रही थी, क्योंकि तुम बिल्कुल इस राक्षस के जैसे दिखते हो।
तभी नितिन गुस्से में बोलता है, तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकती है, आज तक यही तो करती आई है तू दुष्ट डायन। लेकिन मेरे पापा के खिलाफ कुछ मत बोल, मेरे दोस्त सचिन को खा गई, तेरी वजह से आज नीलिमा पागलों की जिंदगी जी रही है और अब तू मेरे पापा को राक्षस बोल रही है। राज खामोश सा नजर झुकाए सारी बात सुन रहा था। तभी उसकी बात सुनकर रूहानी चिल्लाती है, हाँ मैं हूँ डायन, लेकिन मुझे ऐसे बनाया तो इस राजू ने ही। उसकी बात सुनकर नितिन और भड़क जाता है कि तभी स्वाति आकर नितिन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नितिन अगर रूहानी चाहती तो अभी तक हम सबको मार चुकी होती और हम उसकी शक्ति के आगे कुछ नहीं कर पाते, यह तुम भी जानते हो, प्लीज उसकी बात तो सुन लो। नितिन अब रूहानी से कहता है, बोलो रूहानी तुम क्या कहना चाहती हो, आज अपने दिल का सारा दर्द मुझे बताओ। रूहानी अब शांत होकर बैठ जाती है और बताना शुरू करती है। वो अपने भूतकाल में खो जाती है। रूहानी बोलती है कि मैं और राजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। एक दिन जब मेरे घर वालों में इस बात का पता चला तो उन्होंने मेरा कॉलेज छुड़वा दिया। तब हम दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। मैं ना समझ इसके इश्क में पागल लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों से रौंदकर इसके साथ रात के अंधेरे में भाग गई। कुछ दिन इसने मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखा और जब इसका दिल भर गया तो मुझे एक रात के लिए अपने दो शराबी दोस्तों को बेच दिया। उस रात मेरा जिस्म ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा भी घायल हुई थी। इन भेड़ियों ने जो मुझे जख्म दिया वो कोई सोच भी नहीं सकता। सुबह मैं निढाल सी जमीन पे लेटी थी और अपने फटे कपड़े को संभाल रही थी कि तभी चार आदमी आए और मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। मुझे एक कोठे पर बेच दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि राजू ने मुझे 10 लाख में बेचा था। जिस इंसान के प्यार में अंधी होकर मैं सब कुछ छोड़ आई उसने ही मेरे साथ ऐसा किया। वह मेरे साथ हर रोज कई बार बलात्कार किया जाता। अब मेरी जिंदगी नरक बन गई। एक दिन मौका मिलने पर वहाँ से भाग गई और एक ट्रक में छुप गई। जब ट्रक इस जंगल से गुजर रहा था तो कोठे से 4 आदमी आए और ट्रक रुकवाया। ट्रक वालों ने उनसे पैसे लिए और मुझे उनके हवाले कर दिया। वो जानता था कि मैं ट्रक में हूँ। उसने पैसों के लालच में मुझे फिर से इन दरिंदों को सौंप दिया। उन्होंने मुझे यहीं इस सड़क पर बहुत ही बुरी तरह से मारा। उनके बेल्ट से इस तरह मुझे मारना मेरे कमजोर और भूखे शरीर से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी सांस वहीं रुक गई। जब से मेरी आत्मा इसी जगह पर रहती है और मैं उस हर मर्द को मार देना चाहती हूँ जो किसी लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ऐसा हो। यह बताकर रूहानी रोने लगती है। नितिन तो गुस्से से पागल ही हो गया। उसने अपने पापा से पूछा, बताओ पापा आपने ऐसा क्यों किया। अब राज सिंघानिया नजर झुकाए खड़ा था। अब उसकी बारी थी सच बताने की। वो बोला, रूही ने जो कहा वो सच है। बेटा मैं और रूही कॉलेज के समय से ही रिलेशन में थे। मैं उसे प्यार से रूही और वो मुझे राजू कहती थी। उस समय हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं अमीर बनना चाहता था। मुझे बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत थी। मैंने ही रूही को 10 लाख में बेचकर बिजनेस शुरू किया और आज करोड़पति बना हूँ। यह कहकर वो रूहानी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, रूहानी मुझे माफ कर दो। लेकिन रूहानी उसे लपेटकर गर्दन से उठा लेती है। राज का दम घुट रहा है। तभी उस मंदिर के पुजारी जो साथ आए थे कुछ भस्म रूहानी पे छिड़कते हैं, जिससे वो तड़पकर दूर जाकर गिरती है। अब वो पुजारी कहता है, चली जा रूहानी। रूहानी कहती है, चाहे तू आज कुछ भी कर ले, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। रूहानी गुस्से में तड़प रही है और रो रही है। यह भस्म मेरे महाकाल की है, न जो तूने मुझ पर फेंकी है। उन्हें भी पता है कि जिस राक्षस को तू बचा रहा है
उसने कितना बड़ा पाप किया है। यह कहकर रूहानी हिम्मत करके उठती है और चिल्लाती है, हे महाकाल, आप जानते हो इस दरिंदे ने मेरे साथ क्या किया है। अगर सच में आप हो, अगर सच में आपकी शक्ति है तो मेरी मदद कीजिए। देखते ही देखते एक जोर से बिजली चमकती है और रूहानी पहले से ज्यादा खूंखार और शक्तिशाली हो जाती है। अब वो फिर से राज की ओर बढ़ती है कि तभी बीच में राज की पत्नी नताशा आ जाती है। वो रूहानी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, रूहानी, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन भगवान के लिए मेरे पति को माफ कर दो। रूहानी रुक जाती है और नताशा से पूछती है कि ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन उससे पहले सिर्फ मुझे इतना बताओ कि अगर मेरी जगह तुम्हारे साथ यह दरिंदा ऐसा करता, तुम्हें बेच देता तो क्या करती। यह बात सुनकर नताशा खामोश हो जाती है। रूहानी फिर से कहती है, तुम खुद एक औरत होकर मेरा दर्द क्यों नहीं समझ पाई, जबकि ऊपर वाला भी मेरा दर्द समझ गया है। समझो नताशा, मेरे दर्द को क्या गुजरी होगी मुझ पर जब मेरा प्यारी मुझे बेच गया होगा। अब रूहानी राज की ओर बढ़ती है। राज घबराकर नितिन को कहता है, नितिन बेटा, मुझे बचा लो। नितिन कहता है, सॉरी पापा, मैं इस पाप में आपका साथ नहीं दे सकता हूँ जो आपने रूहानी के साथ किया है। सोचिए, अगर आपकी बेटी होती तो और उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता। स्वाति नितिन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आज रूहानी अपना बदला लेने के लिए बढ़ी जा रही है। रूहानी उसे गर्दन से पकड़ लेती है और ऊपर उठा लेती है, फिर उसे दूर फेंकती है। राज का सर पत्थर पर लगता है और वो कहने लगता है। रूहानी कहती है, राजू, यह दर्द तो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझे दिया था। अब वो फिर आगे आती है और उसे उठाकर बालों से पकड़ लेती है और कहती है, देख, ऐसा ही हर रात मुझे एक ऐसी ही पकड़ता था जहाँ तूने मुझे बेचा था। बाकी सब लोग यह सब देख रहे हैं। अब रूहानी राज के गर्दन पर अपने दांत गड़ाकर उसका सारा खून पी जाती है और राज जैसे दरिंदों का वध कर देती है। अब रूहानी भी शांत हो चुकी है। वो अब नितिन को कहती है कि यह पेड़ के नीचे मेरी लाश दबी हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। रूहानी सभी से माफी मांगती है। अब सभी मिलकर रूहानी का कंकाल निकालकर विधि विधान के साथ उसका संस्कार कर देते हैं। रूहानी चली जाती है स्वर्ग की ओर। आप सोच रहे होंगे कि नितिन और स्वाति की प्रेम कहानी का क्या हुआ। नितिन ऐसा नहीं जो किसी लड़की का हाथ पकड़कर छोड़ दे। नितिन वापस आकर स्वाति से शादी कर लेता है। वह दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि हर इंसान ही धोखेबाज हो। लेकिन एक बात यह भी है कि हर लड़की को भी कोई कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचना चाहिए। रॉकी भी तनु से शादी कर लेता है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद था कि उन लड़कियों के दर्द को बताना जो सबसे ऊपर होकर अपने प्यार को अपनाती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, कमेंट में महाकाल लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।